दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक भौतिक विज्ञान का। उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव मतलब होता है जिसमें क्या हो, दो पोल हों। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, HCl, HBr, H2O। अगर आप देखेंगे जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, इसमें क्या होता है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना होता है। इसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर देखा जाए तो इसमें भी कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना आवेश है, प्लस का 1 है इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसमें भी कितना है, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों में क्या है, आवेश बराबर है, लेकिन क्या है, उनकी क्या है, प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो यहाँ से क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है, आप क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें क्या होता है, दो आवेश। क्या कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय मतलब सिस्टम होता है, निकाय होता है जिसमें दो आवेश समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो आप ये बता देंगे परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेश जिनका परिमाण समान होता है, किंतु उनकी प्रकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगर हम देखें, मान लिया मैंने एक आवेश क्या है हमारे पास, प्लस क्यू, एक आवेश हमारे पास क्या है, माइनस क्यू। क्या है, माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, मैंने दूरी मान लिया क्या, 2l। दूरी क्या मान लिया, 2l। तो ये दो आवेश हो गए जिनका परिमाण समान है, इसका भी क्यों है, इसका भी क्यों है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रकृति अलग अलग है। इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम है। वो क्या है, 2l है। तो इनके बीच की दूरी हो गई, ये हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पूछेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है, चलिए देखिए आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण क्या होता है, उसका जो मान होता है, कहा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग दिखाते हैं P से। किसे दिखाते हैं, P से। तो क्या होता है, P बराबर है Q इंटू 2l। 2l क्या है, उनके बीच की दूरी, और किसी एक आवेश को ले लो और उनके बीच की दूरी को गुणा कर दो, तब जो प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक पूछ लेता है पेपर में अक्सर, तो आप मात्रक इसका बना लेंगे। चलिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। अगर हम बीमीय सूत्र के बारे में बात कर लें, इधर बीमीय सूत्र, तो आप देखिए बीमीय सूत्र क्या होगा, निकालना बहुत ही आसान है। बीमीय सूत्र क्या होगा, तो बीमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो आवेश की बीमीय सूत्र क्या होता है, AT। क्या होता है, AT। लंबाई का क्या होता है, L होता है बीमीय सूत्र। अगर इसको आप लोग कंबाइन करोगे, एक साथ लाओगे, तो क्या हो जाएगा, LTA। तो इसका बीमीय सूत्र हो गया। कौन सी राशि है ये, सदिश राशि है। ये भी पेपर पूछ लेता है, कौन सी राशि है ये, सदिश राशि है।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दिशा कहाँ पर होगी? तो आप लोग दिशा बताएंगे माइनस से प्लस की ओर। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी। क्या लिखेंगे आप लोग? सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ पर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। क्या कहोगे? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इतना आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद नोट डाउन कर लेंगे पूरा जितना बताया गया है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, देख लेंगे। मैं इधर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पेपर में बहुत बार हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है, चाहे 2023, 22, 19, 18 कुछ भी हो, 2-3 सेट में हर बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैद्युत, हेडिंग बना ले रहे हैं, वैद्युत के कारण अच्छी या कभी कभी इसको लिखते हैं अनुदैर्घ्य। क्या लिखते हैं? अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। चलिए देखते हैं। आप लोग समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा क्या होता है इसी पर बात करेंगे। तो मान लिया हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? एक माइनस क्यू है मान लो आवेश। चलिए इनके बीच की दूरी कितनी है? मान लो 2L है। यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। क्या जाना आपने? ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। इनके बीच की दूरी क्या है? मैंने मान लिया 2L। चलो मैं इसका मान ले रहा हूँ कि मध्य बिंदु क्या है? मैं मान लिया ये मध्य बिंदु क्या है? इसका O है। क्या है इसका? मध्य बिंदु O है। अब मध्य बिंदु है तो आधा आधा होगा ये दोनों। अगर ये पूरा 2L है तो ये कितना हो? L होगा, ये L होगा। तो ये इसकी दूरी क्या होगी? L। इसकी दूरी क्या होगी? L। मैं मान ले रहा हूँ कि माना, क्या कहोगे? माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कहाँ पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? मध्य बिंदु से कहाँ निकालना है? R मीटर की दूरी पर। क्या कहेंगे आप लोग? माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। एक बिंदु मान लो क्या है? P है। जहाँ पर क्या करना है हमको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन हमारा ये है। आप लोग लिख देंगे पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख देंगे माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो आवेश समान प्रकार के किंतु विपरीत प्रकृति के माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी 2L पर रखे गए हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु माना P है, जिसे क्या बोलते हैं? अक्ष की स्थिति में। अक्ष की स्थिति में क्या निकालना है हमको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर निकालना इतना लिख देंगे आप लोग। चलो इसके बाद आप लोग क्या कहेंगे? डेरिवेशन करेंगे। तो मैं क्या मान ले रहा हूँ? मैं मान ले रहा हूँ कि माना प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1। क्या मान लिया मैंने? E1। उसका मान क्या होगा? चलिए मैंने कहा कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितना मान लिया मैंने? E1। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या कहता है? वो फार्मूला कहता है कि E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R²। इसका मतलब क्या होता है? आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी, आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी लेना होता है हमको
आर का जो मान होता है क्या होता है, वो आवेश और उस बिंदु की दूरी होती है। चलो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान क्या है प्लस क्यू। देखिए आप लोग देखिए पहले कि अगर वैद्युत क्षेत्र है, सदिश राशि है, सदिश राशियों में हम लोग चिन्ह को नहीं रखते हैं, क्योंकि चिन्ह क्या होता है, केवल दिशा बताता है बस। तो सदिश राशियों हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू नहीं लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या रखेंगे, क्यू अपान में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं पता है हमको। लेकिन एक चीज़ पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यल है। देखिए यहाँ पर यल है ना। अगर मैं क्या कर दूँ, पूरी दूरी में से मतलब आर में से यल को माइनस कर दूँ तो इतनी दूरी मालूम चल जाएगी। ये क्या होगी, आर माइनस यल, क्या होगी ये, आर माइनस यल। तो आप लोग क्या कहेंगे, दूरी का स्क्वायर, आवेश की उस बिंदु से दूरी का स्क्वायर, तो हो जाएगा आर माइनस यल का स्क्वायर। इसी प्रकार क्या कहोगे आप लोग, इसी प्रकार क्या लिखोगे आप लोग, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको निकाल लेते हैं। मान लिया मैंने कितना है वो, E2, क्या है E2, उसका मान क्या होगा, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है कहाँ पर है, निर्वात में है, इसीलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया है, के का मान मैंने नहीं लिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि माना वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पर है, निर्वात में या फिर वायु में रखा हुआ है। चलो फिर वही बात, माइनस क्यों, लेकिन हम चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो हम लोग केवल क्यों लेंगे, बस उसका परिमाण लेंगे बस। चलो यहाँ से दूरी क्या है, चलो यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, यल है, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी यल है, आधा यल है ना देखो यहाँ पर। तो अगर हमको दूरी चाहिए कहाँ से, माइनस क्यू से इस बिंदु की दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, आर प्लस में यल कर लेंगे। क्या करेंगे, आर प्लस में यल कर लेंगे। इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर है, फार्मूले में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो। अब एक काम करो आप लोग, मैं इसको इधर मिटा दे रहा हूँ फार्मूला, क्योंकि आप लोग समझ गए हो, पता है पहले से आपको ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। चलो इसको बना ले रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 1, इसको मैं बना ले रहा हूँ समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको समझना है, दिशा निकालना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिशा पता करेंगे कि इसकी दिशा कहाँ पर होगी। चलो फ्रेंड निकालते हैं। तो अगर धन आवेश है तो आप लोग जानते हैं जो धन आवेश होता है, धन आवेश के कारण क्या होता है, धन आवेश के कारण क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ होती हैं धन आवेश से दूर होती हैं, धन आवेश से दूर होती हैं, तो दूर होती है, इसका मतलब धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या होगी, आवेश से दूर होगी। और धन आवेश के कारण मैंने क्या माना है, E1, तो E1 का मान क्या होगा, E1 का जो दिशा होगी वो क्या होगी, धन आवेश से दूर। अब बात करते हैं माइनस के मतलब ऋण आवेश। तो आप लोग जानते हैं ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ होती हैं वो कहाँ होती हैं, आवेश की ओर आती हैं, अंदर की ओर। मतलब ये आवेश है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, आवेश की ओर आएगी। किधर आएगी, आवेश की ओर आएगी। तो जो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किधर होगी, आवेश की ओर, उसको मैंने क्या मान के रखा है, यहाँ देखिए आप लोग E2, तो E2 की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। चलो अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर, कक्षा 11 आपने पढ़ा होगा वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है, नियम होता है, अगर ये सदिश राशि है, दो सदिश राशियाँ अगर क्या है एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, तब इनका अगर निकालना है हमको, रिजल्ट निकालना है, क्या निकालना है, परिणामी। अगर दो सदिश राशियाँ एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में है, क्या निकालना है, इनका परिणामी निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग, घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़े में छोटे घटाएंगे तो बड़ा कौन है, जिसका हर छोटा होगा। इसका हर छोटा है, देख रहे हो ना, माइनस है ये, जिसका हर छोटा होगा माइनस है वो मान बड़ा होगा। इसका हर बड़ा है प्लस है तो ये मान छोटा होगा। तो बड़ा ये है, छोटा ये है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालेंगे? ई नेट का मान हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। कौन बड़ा है? E1 बड़ा है, तो E1 माइनस में E2 कर लेंगे। चलो अब हम मान रख देते हैं। E1 का मान क्या है? यहाँ से उठा कर रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान क्या है? रख दो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R प्लस में L का होल स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, जो कॉमन बन रहा है इसमें कॉमन कर लो उसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहाँ भी है, तो कॉमन करो। तो कॉमन करेंगे हम लोग, क्या बन जाएगा ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। यहाँ से क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 1 तो 1 में R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस 1 में R प्लस में L का होल स्क्वायर। ये हो गया। अगर हम थोड़ा सा आगे हल करें तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, एक काम करो, आप लोग ले लो LCM इसका R माइनस L स्क्वायर का ले लो और R प्लस L स्क्वायर का, दोनों के LCM ले लो। एक तरीका है, क्या कर दो? क्रॉस गुणा। क्या कर दो? क्रॉस गुणा। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा गुणा कर दो। ये भी तरीका अच्छा है, चाहे LCM ले लो या फिर क्रॉस गुणा कर दो। चलो हम क्रॉस कर दे रहे हैं, तो आप लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इधर हो जाएगा R प्लस में L का होल स्क्वायर, इधर माइनस है, इसको इधर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। नीचे दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में गुणा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीचे दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये R माइनस L इंटू R प्लस L का, मैं पूरे स्क्वायर कर दे रहा हूँ एक साथ इधर। चलो हमारे पास इधर जगह है, मैं इधर कर दे रहा हूँ। चलो तो इधर क्या बचा हुआ है? ई नेट का मान कितना निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, एक काम करो, A प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB, इसको A मान लो, इसको B मान लो, 2AB क्या हो जाएगा? 2RL माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर लगा दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2AB। चलो हल कर दो, नीचे देखो, A माइनस बी A प्लस बी, A माइनस बी A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको A मान लो, इसको B मान लो, A माइनस बी A प्लस बी, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, पूरे के स्क्वायर लगा हुआ यहाँ पर, लगा दो। अब एक काम करो आप लोग, थोड़ा इसको और हल करो। अगर थोड़ा हम और हल करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर प्लस में 2RL हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। एक काम करो, जो कट रहा है काट दो, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस L स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2RL क्या हो जाएगा? 4RL हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ दो इसको, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा? 2RL और 2RL कितना हो जाएगा? 4RL। नीचे क्या है? R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात ये है, अभी आपने क्या पढ़ा कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, दोनों आवेश क्या होते हैं? बहुत ही पास रखे होते हैं। इसका मतलब ये दूरी बहुत ही कम होती है। हम लोग डेरिवेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा जूम करके समझ रहे हैं बस, बाकी ये बहुत पास होते हैं। ये जो होते हैं ना, बहुत पास होते हैं। इनकी तुलना में, इनके बीच की दूरी की तुलना में ये जो R होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्या कहोगे आप लोग? जो R का मान होता है ज़्यादा होता है L की तुलना में, इनके बीच की दूरी की तुलना में R ज़्यादा होता है। चलो अगर ज़्यादा है ये, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो हमारे पास 1/2 है, ये छोटा है, इसका मैं क्या कर दूँ? स्क्वायर कर दूँ, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 1/4 ना, 1/4 होगा ना, 1/4 क्या हो गया? और छोटा हो गया। किसी भी छोटी संख्या का वर्ग करने पर उसका मान और छोटा हो जाता है। इसका मतलब अगर ये छोटा है, मैंने वर्ग कर दिया तो और छोटा हो गया, तो ये हो गया। हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से? हम लोग कहेंगे कि चूँकि लिख देना
आप लोग कि यहाँ पर लिख देंगे आप लोग कि चूँकि आर क्या है एल से ज़्यादा है बड़ा, तो आर स्क्वायर क्या होगा और बड़ा होगा एल स्क्वायर से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ना के बराबर। क्या है ये, जो इनके बीच की दूरी है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो बहुत छोटा हो गया। तो ये जो आर है, आर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएगा। अगर मैं दूरी में थोड़ा बहुत घटाऊंगा या जोड़ूँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएगा। वही बात है, समुद्र में पानी में एक लोटा पानी डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो वही बात है, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को छोड़ने पर क्या करेंगे हम लोग, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग, बहुत ना के बराबर है, नगड़ है, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम कर सकते हैं इसको मैं अगर इसको लिख दूँ 2 और लिख दूँ Q इंटू 2L बटे आर, एल स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, ख़त्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, आर स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए Q इंटू 2L क्या होता है, इसका मान होता है P। आपको मैंने बताया भी P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। इसका मान हो गया P हो गया। तो चलो यहाँ पर जगह इधर मैं थोड़ा इरेट कर दे रहा हूँ। चलो इधर आप लोग देख लो, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, आप लोग नोट डाउन करेंगे, समझ लेंगे। इधर यहाँ से आप लोग यहाँ नोट करेंगे। चलो देखो क्या बचा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 2L का मान क्या हो गया, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा 2P अपान में, मैंने कहा एल स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, बहुत ना के बराबर है, छूट गया, आर स्क्वायर फिर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आर की पावर 4, क्या हो जाएगा आर की पावर 4। यहाँ पर एक आर बचा हुआ है, उसको लिख दो, एक आर बचा हुआ है ना, यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर आर एक बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो एक बार कट जाएगा। यहाँ पर कितनी बार बच जाएगा, 3 बार, आर क्यूब बच जाएगा। तो फाइनल हमारा फार्मूला क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में आर क्यूब। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इतना होगी। ये क्या कहोगे आप लोग, अच्छी स्थिति में कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में आर क्यूब। मात्रक क्या होगा, तो आप लोग मात्रक कह देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। और दिशा कहाँ पर होगी, दिशा के बारे में आप लोग बता देंगे, दिशा कहाँ होगी। देखिए जो बड़ा है दिशा उधर होगी, तो बड़ा कौन है, E1 है, तो दिशा कहाँ पर होगी, E1 की तरफ। E1 मतलब माइनस से प्लस की ओर। E1 मतलब क्या हो गया, माइनस Q से प्लस Q की ओर। तो ये दिशा हो गई। तो ये पूरा हो गया, आपका डेरिवेशन हो गया। आप लोग बता देंगे, अच्छे से पूरा कर देंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन पेपर बहुत बार पूछा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया अच्छे स्थिति में, ये हो गई दिशा इसकी हो गई। इतना आप लोग कर लेंगे, कम से कम 4 से 5 नंबर में आपका विस्तृत में है। आप लोग लिख देंगे सबसे पहले, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखोगे आप लोग, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस Q प्लस Q। आप लोग जान ही गए होंगे, इसके बारे में मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मैंने कहा कि माइनस Q आवेश है, प्लस Q आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L। दूरी क्या है इनके बीच की, 2L है। कहाँ निकालना है, इस बार हम लोग क्या निकाले थे, अक्ष में, मतलब या तो इधर निकाले थे या तो इधर निकाल सकते थे, अक्ष हो गया। इस बार क्या निकालना है, लंबवत, चाहे ऊपर निकाल लो चाहे नीचे निकाल लो। तो लंबवत अक्ष में, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, निरक्ष में, लंबवत निकालना है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसका क्या है, ये मध्य बिंदु है। क्या है ये, माना मध्य बिंदु O है। क्या है, मध्य बिंदु माना O है। तो मध्य बिंदु है तो कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा ना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो आधा तो बढ़ गया L में। अब मध्य बिंदु O है, मैंने कहा माना कि मध्य बिंदु O से कहाँ पर निकालना है, R दूरी पर। माना मध्य बिंदु O से निरक्ष में कहाँ निकालना है, निरक्ष में कहाँ पर, R दूरी पर। कहाँ निकालना है, निरक्ष में, R दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो कुछ भी मान लो आप लोग। मैंने मान लिया, माना बिंदु P है, बिंदु P है। यहाँ पर क्या करना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर एक बार आप लोग अच्छे सुन लेंगे, माना पेपर में लिखना होता है। पेपर में क्या लिखोगे आप लोग, अगर आपके पास टाइम है लिख देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है, जिस पर दो समान
परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है निरक्ष में, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो तो हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए हमको क्या चाहिए, आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए, यहाँ पर निकालना है हमको, क्योंकि फार्मूला क्या होता है हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में r², ये फार्मूला होता है। इसमें जो r है, r क्या है, उस बिंदु की आवेश से दूरी। तो हम क्या करेंगे, मिला देंगे इसको। चलो हम मिला देते हैं इसको, क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। तो हमने मिला दिया इसको यहाँ से यहाँ तक में, तो क्या हो जाएगा, चलो आपने मिला दिया। अब एक काम करेंगे आप लोग, ये दूरी क्या है, r है, ये कितनी है, l है। मैंने क्या कहा, लंबवत निरक्ष में, तो बन गया त्रिभुज। अगर आप देख पा रहे हैं क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। क्या बन गया, त्रिभुज, त्रिभुज बन गया। ये कितना है, लंबवत है, मतलब 90 डिग्री। तो कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज। आप देख पा रहे हैं इधर ये त्रिभुज है, यहाँ से लेकर के ये वाला, ये पूरा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब के सामने मतलब आधार के सामने वाली भुजा की क्या हो गई, कड़ हो गई। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब क्या निकालेंगे, कड़ का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कड़ का मान निकालेंगे। ये कड़ है एक प्रकार से देखा जाए, ये लंब है, ये आधार है। अब मैं क्यों निकालूंगा इसको, क्योंकि हमको दूरी चाहिए ना आवेश से, इस बिंदु से आवेश की दूरी चाहिए। तो ये क्या हो, कड़ हो गया। इसका मान क्या होगा, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो इसका मान हो गया क्या, अंडर रूट r² प्लस में l²। इसी प्रकार ये भी होगा, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, पूरा सेम टू सेम। चाहे तो आप लोग इसको लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। r² प्लस में l², इनके बीच की दूरी हो गई। चलो अब दिक्कत क्या है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पहले मानते हैं हम लोग, क्या मानेंगे, फिर से भाई कि माना -q आवेश के कारण बिंदु P पर, क्या लिखेंगे आप लोग, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। कितनी है, E1। उसका मान क्या होगा, -q से दूरी चाहिए हमको और आवेश चाहिए। तो आवेश क्या है, q है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में दूरी क्या है, अंडर रूट r² प्लस में l²। तो क्या करोगे आप लोग, अंडर रूट r² प्लस में l²। फार्मूले में क्या होता है, r² होता है, तो दूरी का स्क्वायर। क्या कर दो आप लोग, दूरी का स्क्वायर। इसको थोड़ा हल करोगे आप लोग, तो क्या मिलेगा, E1 बराबर क्या निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग जानते हो किसी संख्या का वर्गमूल है, इसका स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये r² प्लस में l²। ये हो गया। इसको बना लो आप लोग समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार प्लस क्यों आवेश के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो निकाल लेते हैं। उसको मैं क्या मान लिया, E2। तो E2 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। मैंने कहा प्लस और माइनस आपको नहीं लेना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। क्यों हो गया, दूरी क्या है, वही है दूरी, क्या है, अंडर रूट r² प्लस में l²। दूरी का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करो तो वही आएगा जो मैंने बताया यहाँ पर। अंडर रूट का स्क्वायर करोगे हट जाएगा अंडर रूट। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में r² प्लस में l²। इसको बना लो आप लोग समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बन गया। चलो हमने क्या माना है, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर है, मतलब E1 है। आप दिशा निकालो, दिशा बिना निकाले हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब बताओ -q है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेश की ओर आएगा। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी आवेश की ओर आएगी, तो इधर हो जाएगी दिशा इसकी। उसको मैंने क्या माना है, E1 माना है, तो E1 होगी। E1 की दिशा कहाँ पर होगी, इधर हो जाएगी। अब प्लस क्यों के कारण क्या है,
E2 माना है तो E2 क्या होगा, देखो धन आवेश से क्या होती है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है दूर होता है। धन आवेश से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर होता है। ऋण आवेश पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। तो क्या हो जाएगा, आवेश से दूर क्या हो गया, E2 हो गया। ये क्या है, E2 है। क्या हो गया, ये E2 हो गया। अब दिक्कत क्या है, ये E1 है, ये E2 है, हमको निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या चाहिए हमको, इनके बीच कोण चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि, क्या मान ले रहा हूँ मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये कोण कितना है, मान लो थीटा है। क्या मान ले रहा हूँ मैं, ये कोण थीटा है। तो इनका जो बताओ, रुक जाओ, देखिए मैंने क्या मान लिया, इनके दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 2 थीटा। क्या कहोगे आप लोग, मान लो इनके बीच कितना कोण बन रहा है, 2 थीटा। क्या कहोगे, इनके बीच कितना कोण बन रहा है, 2 थीटा। अब बताओ, अगर दो वेक्टर हैं, अगर आप थोड़ा वेक्टर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप जानते होंगे, अगर दो वेक्टर हैं इस प्रकार से ए और बी, इनके बीच मान लो कोण है 2 थीटा है मान लो, इनका जो परिणामी आएगा इनको बीचों बीच से होकर जाएगा। जो इनका परिणामी आएगा, रिजल्टेंट आएगा, कहाँ से जाएगा, बीचों बीच से होकर जाएगा। ये 2 थीटा है पूरा, तो थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कोण है बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इनका जो परिणामी आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनको बीचों बीच से होकर जाएगी। अगर ये 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा कोण, ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, आप देख रहे हैं, इसको देखो समांतर रेखा हो गई, ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा। ध्यान ऐसे समझें आप लोग कि ये थीटा है, ये थीटा, ये बीचों बीच से होकर जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। या मैंने कहा 2 थीटा मान लो, बीचों बीच से जाएगा क्या, ई नेट। क्या जाएगा, ई नेट मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा, आधा तो बढ़ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है, कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, घटक बांटेंगे। क्या बांटेंगे, घटक वियोजित करेंगे। क्या करेंगे, घटक वियोजित करेंगे। वैद्युत क्षेत्र के क्या करेंगे, हम लोग घटक बनाएंगे। क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के घटक वियोजित करेंगे। तो आपको पता होगा, मान लो कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लो वेक्टर ए है, ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। मान लो एक्स अक्ष के साथ मान लो कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो जिस अक्ष पर कोण बनता है या जिस रेखा पर कोण बनता है उसके साथ क्या जाता है, कॉस थीटा। आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में, वहाँ थोड़ा क्या है, जिस रेखा पर कोण बनता है क्या होता है, उसके साथ क्या जाता है, कॉस थीटा। जो उसके लंबवत होता है, बच जाता है लंबवत, वो क्या होता है, ए साइन थीटा। तो यही हम लोग नियम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलो, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो किसी वेक्टर को उठा लो। अगर मैं E1 को उठा लिया, क्या उठा लिया, E1 को। अगर E1 को मैंने उठा लिया तो ये E1 है, ये वेक्टर है ई नेट, कितना कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये इस रेखा पर कोण बन रहा है, इस रेखा पर कोण बन रहा है ना। देखो आप लोग ध्यान से, ये वेक्टर हो गया हमारे पास E1, ये क्या हो गया, इस रेखा पर कोण बन रहा है ये थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। इसके लंबवत क्या हो गया, इसके लंबवत हो गया ये वाला, ये क्या हो जाएगा, देखा का मैं थोड़ा सा, E1 साइन थीटा। ये जिस रेखा पर कोण बन रहा है कॉस थीटा हो जाएगा। इसके लंबवत 90 डिग्री पर नीचे आ रहा है। मैं इसको अगर बाहर दिखा दूँ, अगर आपको दिक्कत हो, देख लो बाहर, ये क्या है, E1 है, ये क्या है, इस रेखा पर कोण बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर ये E1 वेक्टर है तो ये क्या होगा, E1 कॉस थीटा, क्योंकि इसी रेखा पर कोण बन रहा है। इसके लंबवत जो बच गया नीचे आएगा 90 डिग्री पर, वो क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। तो वही मैंने किया है, इस रेखा पर कोण बन रहा था, E1 साइन कॉस थीटा हो गया, इसके लंबवत क्या हो गया, E1 साइन थीटा हो गया। तो मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्या कर लो आप लोग, E2 को बांट लो, फिर वही काम करेंगे। थीटा कहाँ बन रहा है बताओ, थीटा कहाँ बन रहा है, इस रेखा पर बन रहा है। जो थीटा कोण बन रहा है इस रेखा पर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा हो जाएगा। इसके लंबवत क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। क्या कहोगे, इसके लंबवत क्या हो गया, E2 साइन थीटा। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो E1 का मान और E2 का मान बराबर है।
E1 का मान अगर हम बात करें पूरा पूरा सेम टू सेम है E2 के बराबर, तो अगर E1 और E2 बराबर है और थीटा बराबर है तो साइन थीटा भी बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, किंतु क्या है, विपरीत दिशा में है। क्या है, विपरीत दिशा में है। अगर विपरीत दिशा में है, दोनों कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में है, दोनों का मान बराबर है, तब क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप लोग क्या करोगे, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों विपरीत दिशाओं में है और मान बराबर है। क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर दिए, खत्म हो गया। तो इनके कारण कोई भी वैद्युत क्षेत्र हमको प्राप्त नहीं होगा, न तो E2 साइन थीटा के कारण कोई भी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा और ना ही E1 साइन थीटा के कारण कोई भी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। तब कहोगे आप लोग वैद्युत क्षेत्र आएगा किसके कारण, तो देखो यहाँ पर E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों क्या है, समान दिशा में हैं, दोनों क्या है, समान दिशा में। जब दो वेक्टर क्या होते हैं, समान दिशा में होते हैं, तब क्या करते हैं, अगर हमको निकालना है परिणामी, क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहोगे आप लोग, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है, E नेट। ऐसे निकालोगे, मैंने कहा दो वेक्टर क्या है, समान दिशा में है, समान दिशा में होते हैं, क्या करते हो आप लोग, जोड़ कर निकालते हो, उनका योग, उनका जो आप लोग निकालते हो रिजल्ट, क्या करते हो, जोड़ कर निकालते हो। तो क्या कर लो आप लोग, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। चलो एक चीज़ अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर E1 और E2 का मान बराबर है, तो E1 और E2 को मैं क्यों ना मान लूँ, कुछ मान लूँ, बराबर है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि माना E1 बराबर है, E2 बराबर क्या है, E। मैंने मान लिया कि माना E1 और E2 का मान बराबर है, सब कुछ देखो सेम है यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। तो मैंने कहा माना E1 और E2 बराबर किसके हैं, E के बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा E cos थीटा प्लस में E cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। चलो एक काम करो, अब इसका मान रखो आप लोग, E का मान कहीं से रख दो, चाहे यहाँ से रख दो, चाहे यहाँ से रख दो, क्योंकि सब कुछ बराबर है। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, इतना हो गया। अब cos थीटा निकालो आप लोग, तो cos थीटा कहाँ निकालोगे, इधर से निकाल लो या फिर इधर से निकाल लो, ये भी थीटा होगा। तो cos थीटा क्या होता है, आप लोग आधार बटे कड़ जानते हो, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़। तो आधार हो गया, ये कड़ हो गया, ये आधार है, ये कड़ है, ये लंब है। तो क्या करोगे, आधार का मान क्या L है, आधार बटे कड़, कड़ का मान क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। तो एक काम करो आप लोग, cos थीटा का मान यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा L अपान में अंडर रूट, क्या रखोगे आप लोग, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। एक काम करते हैं, आप लोग जानते हो किसी भी संख्या में क्या लगा हुआ है, अगर अंडर रूट, किसी भी संख्या मान लो x है, उसमें अगर लगा हुआ है अंडर रूट स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख दे रहा हूँ Q × 2L। देखो अभी वही है, 2QL, 2 है यहाँ पर, क्यों है, L है, वही बात है। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर है, इसको मैंने क्या कहा, जो स्क्वायर रूट होता है उसको आप लोग लिख सकते हो संख्या की पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इसको R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर की पावर क्या लिख दोगे आप लोग, 1/2। यहाँ पर पावर 1 है, क्योंकि एक बार तो है ना, कम से कम एक बार है तभी लिखा हुआ है। तो वहाँ पर 1 बार है, ये यहाँ पर 1/2 बार है। तो इधर देखा कम है, आप लोग इधर देख लेंगे। इसके आगे क्या कहोगे आप लोग, इधर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q × 2L किसका मान होता है, P का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या हो जाएगा P। चलो कि इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2। देखो इसका आधार समान है, इसका भी आधार समान है, अब घात क्या है, अलग अलग है, तो घात जुड़ जाएगी। आप लोग जानते हो जब दो
राशियों का आधार समान हो और दोनों गुणा में हो, जब दो राशियों का आधार समान हो दोनों गुणा में हो तब क्या होता है, उनका जो घात होती है जुड़ जाती है। तो आधार समान है दोनों का, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी वही है तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, यहाँ पर घात कितनी है 1, तो 1 प्लस में वहाँ पर कितनी है 1/2। आप लोग जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी 2 1 कम 2 1 3/2। फिर से वही काम क्या है, जैसा मैंने आपको बताया अच्छी स्थिति में क्या होता है कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यल का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या कहोगे, यल जो होता है बहुत ही कम है, किसकी तुलना में, आर की तुलना में। आर क्या है, बहुत ज़्यादा होता है दूरी, इसकी यल की तुलना में आर का मान ज़्यादा होता है। फिर वही बात कि अगर आप लोग यल स्क्वायर करोगे तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया है मैंने। जैसे मान लो 1/2 है, आपने किया इसका स्क्वायर 1/4 हो गया और छोटा हो गया, तो बहुत छोटा हो गया, कोई फर्क ज़्यादा डाल नहीं पाएगा, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग नगण्य मानकर चलते हैं। क्या मान लेंगे हम लोग, नगण्य मानकर छोड़ने पर क्या लिख दोगे आप लोग, नगण्य मानकर क्या करते हैं हम लोग, इसको छोड़ने पर लिख दोगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में, मैंने कहा एल स्क्वायर को छोड़ दो तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2। ये छोड़ दिया मैंने, इतना बच गया 3/2 है। अब देखो ए की पावर एम की पावर एन, मतलब घात की घात पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई एम इंटू एन। आपने पढ़ा होगा अगर पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो घात की घात है ना, बताओ आर स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, तो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 3 बचा हुआ है ना पावर में, 2 से 2 कटा हुआ है 3 हो गया। तो यही क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कहाँ पर निरक्ष में, मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया, कहाँ पर हो गया निरक्ष में। अब बात आती है दिशा, तो दिशा कहाँ पर होगी उसको समझ लो आप लोग। दिशा की बात आती है तो दिशा कहाँ पर होगी उसको थोड़ा बहुत आप लोग जान लोगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका मान तो निकल आया, कितना निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यूब। दिशा कहाँ निकलेगी, देखो इसका जो परिणामी है कहाँ पर है बताओ, इधर है ना, इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किधर है, इधर है। इधर मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। तो दिशा कहाँ पर होगी प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। क्या कहोगे, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी दिशा कहाँ पर होगी प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। चलिए ये इतना हो गया। अगर आप कहेंगे यहीं पर, अगर ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पर हो, निकाय निर्वात में हो, कहाँ पर हो निर्वात में, तब ये फार्मूला आपको लागू होगा। अगर कहे वैद्युत द्विध्रुव क्या है माध्यम में, ठीक है, क्या कहे अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, क्या हो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, माध्यम में हो, तो उस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आएगा कहाँ पर निरक्ष में, कितना आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर क्या हो जाएगा के, कैपिटल के है, इससे क्या बोलते हैं परावैद्युतांक, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। क्या होगा मल्टीप्लाई में आपको कर देना है बस। फार्मूला क्या है पी अपान में आर क्यूब, तो ये हो जाएगा। और आपने क्या पढ़ा था अक्ष में पढ़ा था, अक्ष में, तो अक्ष में क्या होता है उसमें भी वही हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वहाँ पर क्या होता है 2p अपान में आर क्यूब, क्या हो जाएगा 2p अपान में आर क्यूब। यहाँ से कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि अक्ष में और निरक्ष में क्या अंतर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है अक्ष में ज़्यादा होती है कि निरक्ष में ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो अक्ष में क्या है 2 गुना है, निरक्ष का क्या है 2 गुना है ना, मैं देखो 2 गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। जो अक्ष में है यहाँ पर क्या 2 गुणा में है, मल्टीप्लाई में है।
और सब कुछ वही है। इसका मतलब जो अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 2 गुना होती है निरक्ष की तुलना में। तो आप लोग जो यहाँ से लिख सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्या होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्ष में क्या होती है, वो 2 गुना होती है किसकी तुलना में, निरक्ष की तुलना में। अगर इनका अनुपात निकालोगे ई अच्छी स्थिति में बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में कितना आएगा, 2/1, मतलब क्या हो जाएगा 2:1, 2:1 आएगा। तो ये सब इतने ही क्वेश्चन बनते हैं बस। अगर पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सामने है, क्या होता है फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³। निरक्ष में क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p/r³। तुलना करें, क्या कहे आपसे, तुलना करो कि अक्ष में कितना होता है निरक्ष का, तो आप लोग कहोगे जो अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। अनुपात पूछेगा आप लोग बता दोगे 2:1। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि आप लोग इस जान लो, इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 5 नंबर, आई थिंक 5 नंबर तो आएगा ही, लॉन्ग में आएगा तो 5 नंबर आपको दे कर जाएगा। 2 में कोई एक पूछेगा, या तो पूछेगा अच्छी स्थिति में या तो निरक्षीय स्थिति में पूछेगा। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 7 सेट बनते हैं आपके पेपर में, तो 2-3 सेट में पक्का आएगा। ये हो सकता है आपके पेपर में आ जाए तो आप अच्छे नंबर ला लेंगे। तो चलिए आज की क्लास, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको कोई अगला महत्वपूर्ण टॉपिक करा दूंगा जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए यहाँ तक रखते हैं क्लास को आज। जय हिंद।